हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में अंतर नहीं कंफर्म कर पाते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं ये भी आज आप सीखेंगे, ठीक है। तो टेंस पढ़ने से पहले वर्ब्स के जो फॉर्म हैं ध्यान दीजिएगा। जो आप वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब के जो 5 फॉर्म हैं ये आपको याद होनी चाहिए। B1, B2, B3, B4 और B5। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो टेंस पढ़ने से पहले वर्ब्स के जितने फॉर्म हैं ये आपको पता होना चाहिए। V1 का मतलब जैसे गो है, B2 का मतलब बेंट है, B3 का मतलब गॉन है, B4 का मतलब गोइंग है और B5 का मतलब गोज है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, मगर डिड के साथ जब आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। डिड के साथ आएगा तो क्या यूज होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो वर्ब्स के फॉर्म को रटना पड़ेगा। जब तक आप रटेंगे नहीं तब तक टेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए वर्ब्स के जो 5 फॉर्म हैं B1, B2, B3, B4, B5 आप पढ़ लीजिए, रट डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 आता है। B2 का मतलब सब्जेक्ट प्लस B2, सब्जेक्ट प्लस B2। सब्जेक्ट का मतलब आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम। मोहन वेंट, मोहन वेंट, मोहन गया। सोहन केम, सोहन आया। राधा रेड, राधा पढ़ी। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब बीते हुए समय में किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब बीते हुए समय में किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो। जैसे उसकी बारात गई, वह यहाँ पे आया, वह स्कूल गया था, मोहन आज स्कूल नहीं गया था। ये बीते हुए समय की बात हो रही है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होगा? सबसे पहले हम लोग पहचान लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। पहचान कैसे पहचानेंगे? हिंदी वाक्य को आप पढ़ करके कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? और कोई भी काम, मान लिया हिंदी आपको बोलना है, स्पीकिंग करनी है इंग्लिश में, अगर बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने को दिखाना है तो आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। निगेटिव में दिखाना है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे आई केम हियर, मैं यहाँ आया। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कल मैं स्कूल गया था। राधा केम टू स्कूल यस्टरडे, राधा कल स्कूल आई थी, ठीक है। तो पहचान बीते हुए समय में, बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध हो। तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ
प्रायः, या जैसे वह गया, वह गए, बड़ी ई, या था, ई थी आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे राधा, एक चीज और, ता था ती थी भी मिलेगा आपको, ता था ती थी ते थे। ठीक है, जैसे राधा स्कूल गई, राधा स्कूल गई। या देखिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज, यही सेंटेंस लिख दिया गया राधा स्कूल गई थी, राधा स्कूल गई थी। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो पहले से पढ़ लिए हैं उल्टा सीधा कि या था है तो मान गए पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट परफेक्ट मान गए, और या था नहीं है या ई थी नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट। ऐसा नहीं है बेटा, अगर बीते हुए समय में किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो तो आपका वो पास्ट इंडेफिनिट ही है, चाहे या था लिखा हो चाहे या था ना लिखा हो। जैसे वह स्कूल गई, राधा स्कूल गई और राधा स्कूल गई थी, राधा होना चाहिए यहाँ पे, राधा स्कूल गई थी। ठीक है, दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही है, दोनों का अनुवाद राधा वेंट टू स्कूल ही होगा। राधा वेंट टू स्कूल। ठीक है बच्चों, देखिए हिंदी से इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है, ये बात आप माइंड में सेटअप कर लीजिए, फीड कर लीजिए कि हिंदी से अंग्रेजी का कोई लेना देना नहीं है, चाहे ई थी हो या ई थी ना हो। अगर बीते हुए समय में कार्य को हमें पूर्ण दिखाना है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? कोई जो हिंदी से अंग्रेजी का कोई लेना देना नहीं है, अंग्रेजी अपने आप में स्वतंत्र है। ये तो यूपी बोर्ड के बच्चे को, हिंदुस्तान के लोगों को ये पहचान बता दिया गया कि हिंदी वाक्य देख करके वो जान जाएं कि इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में करना है। अधिकतर बच्चे लिख देते हैं राधा हैड गॉन टू स्कूल, राधा हैड गॉन टू स्कूल लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। राधा स्कूल गई थी अगर आपने लिख दिया राधा हैड गॉन टू स्कूल तो गलत हो गया, तो इसका ट्रांसलेशन गलत हो गया। अब बताते हैं क्यों गलत हो गया। ये सही है, इसलिए गलत हो गया क्योंकि पास्ट परफेक्ट हो गया। क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट कब हम बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं? जब किसी समय में या समय के पहले, किसी समय के पहले कोई कार्य पूर्ण हो गया हो, दो कार्यों का वर्णन हो, एक के पहले दूसरा कार्य पूर्ण हुआ हो या एक के बाद दूसरा कार्य पूर्ण हुआ हो, तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। जैसे उसके आने से पहले मैं आ चुका था, यहां देखिए दो कार्य हैं, मैं यह समाचार पहले ही देख चुका था, बारिश हो चुकी थी। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति कहता है बारिश हो चुकी थी तो वो बताना चाह रहा है, किसी और घटना का वर्णन कर रहा है। मेरे आने से पहले बारिश हो चुकी थी, वो हो सकता है वो समझ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं, तब वो कहेगा बारिश हो चुकी थी। अन्यथा बारिश होने को अगर उसे बताना है तो कहेगा बारिश हुई, कहेगा बारिश हुई। ये सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट है, बारिश हुई। बारिश हो चुकी थी ये किसी और कार्य को बताना चाह रहा है। समझ में आया? तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में यही अंतर है। पास्ट परफेक्ट किसी समय, निर्धारित समय हो, उसके पहले या उसके बाद किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, या दो कार्य हो जो एक दूसरे के पहले या बाद में पूर्ण होते हैं। समझ में आया? जैसे मैं पहले ही यह समाचार सुन चुका था, कोई और व्यक्ति सुन रहा है तो बोलेगा मैं पहले ही तुमसे पहले ही यह समाचार सुन चुका था। समझ में आया? तो अगर हम किसी कार्य को, किसी एक कार्य को बीते हुए समय में पूर्ण दिखा रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज आप करिए, आंख मूंद करके, चाहे ई थी लिखा हो या ई थी ना लिखा हो। समझ में आया? वह,
तो ये गलत हो गया। राधा स्कूल जा चुकी थी। अब देखिए इसका अगर हिंदी आप निकालें तो राधा स्कूल जा चुकी थी होगा। अब जा चुकी थी कोई व्यक्ति बोलेगा राधा स्कूल जा चुकी थी, यानी कि मैं राधा को ढूंढ रहा था या कोई व्यक्ति उसको ढूंढ रहा था, तो उसके ढूंढने से पहले या उसके जाने से पहले, उसके पहुंचने से पहले, आंधी आने से पहले, बरसात होने से पहले, ये कोई और एक कार्य और यहाँ बताया जा रहा है। तब वो व्यक्ति बोलता है वह जा चुका था, वह खा चुका था। समझ में आया? तो अगर ऐसा लिखते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसके पहले या बाद में किसी और घटना का वर्णन है, मगर वो लिखा नहीं है, वो अंडरस्टूड है। और देखिए पहली चीज, अब चुकी थी, चुका था हिंदी में बोला जाता है तो हिंदी में हम लिख देते हैं राधा हैड गॉन टू स्कूल, लेकिन उसको समझिए आप कि वहां पे कोई और कार्य है। समझ में आया? जैसे मैं खा चुका था, कोई व्यक्ति कहे, क्या कब कहेगा ये? मैं खा चुका था कोई व्यक्ति कब कहेगा? अगर वो सिंपल से बताना चाह रहा है मैंने खाया, तो बोलेगा मैंने खाना खाया। ये थोड़ी बोलेगा मैं खाना खा चुका था। यानी कि खाना खत्म होने से पहले, बारिश होने से पहले, बारात आने से पहले, कोई और जो भी वो कह रहा है तो वो समझ रहा होगा कि हम किसी और कार्य से इसका संबंध रख रहे हैं, वो क्या है। ठीक है? मगर अगर आप किसी एक कार्य को बीते हुए समय में पूर्ण दिखाना चाह रहे हैं, किसी और कार्य का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करिए। ठीक है बच्चों? अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो हिंदी से बहुत मतलब मत रखिए, हर चीज का हिंदी निकालने का प्रयास मत करिए। समझ में आया कि इसकी हिंदी क्या होगी, उसकी हिंदी क्या होगी? बस आपको सिचुएशन कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, अब मैं पहले हिंदी में सोचूं मैं पढ़ा रहा हूं तब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, नहीं। वर्तमान समय में जब कोई काम जारी हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, आई एम रीडिंग में पढ़ रहा हूं, आई एम टीचिंग में पढ़ा रहा हूं। ठीक है? मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। वर्तमान प्रेजेंट टाइम में कार्य जारी है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बीते हुए समय में कार्य पूर्ण, मैंने पढ़ाया, मैंने कल बच्चों को पढ़ाया था, या मैंने कल बच्चों को पढ़ाया। बीते हुए समय में कार्य को पूर्ण दिखाया जा रहा है, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर एक ही कार्य के पूर्ण होने का बोध हो रहा है तो आप आंख मूंद करके बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म आप यूज करें। ठीक है? और वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वीडियो अपलोड किए हैं। हर वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर नहीं देखेंगे ना, थोड़ा सा देख लेंगे या नहीं भी देखेंगे तो जानकारी का अभाव रहेगा आपके अंदर। कहा गया है आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान। थोड़ी बहुत जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है, इसलिए पूरी जानकारी रखिए आप। अगर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो आप बना देंगे ई थी तो राधा हैड गॉन टू स्कूल, राधा हैड गॉन टू स्कूल लिख देंगे, जो कि गलत हो गया। यहां पर कहने का मतलब राधा के स्कूल जा चुकी, यानी कि स्कूल गई, स्कूल गई वो यही बताना चाह रहे हैं आप, या कोई भी यही बताना चाह रहा है तो राधा वेंट टू स्कूल लिखेगा, ना कि राधा हैड गॉन टू स्कूल। समझ में आया? मैं यहां आया, आई केम हियर, आई हैड कम हियर नहीं, गलत है। मैं यहां आया, आई केम हियर कहेंगे, ना कि आई हैड कम हियर। मैं यहां आ चुका था बिफोर यू, तुमसे पहले। तब अगर हैड कम हियर लिख रहे हो तो इसका मतलब और कोई ना कोई कार्य उससे संबंध रख रहा है। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कब आप कोई चीज कहेंगे और पास्ट परफेक्ट में कब कोई बात कहेंगे। समझ में आया? तो बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ प्राय या, ये, ई, या था, ई थी आदि शब्द आते हैं। ता था, ती थी, ते थे, ये भी शब्द आते हैं। ठीक है? राधा स्कूल गई, राधा स्कूल जाती थी, राधा स्कूल जाती थी। अगर यह वाक्य इस तरह से लिख दिया जाए तो ये भी बीते हुए समय में राधा के स्कूल जाने का वर्णन है। राधा स्कूल जाती थी तो वही आपका लिखा जाएगा राधा वेंट टू स्कूल, राधा वेंट टू स्कूल। समझ रहे हैं ना?
अगर आपको समझ में आ गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, किसी भी घटना का वर्णन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कब करेंगे, तो आगे हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। इसको मिटा देते हैं। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं। अब अगर आपको नहीं पता कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो बस केवल जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वास्तव में वह सेंटेंस होता है जिसमें किसी तथ्य, घटना अथवा सूचना को स्वीकारता प्रदान की जाती है। जैसे मैं आया, वह गया, बारिश हुई, मोहन दिल्ली गया, सुरेश लखनऊ से आया। तो ये सब आपके किसी घटना का वर्णन है जो कि स्वीकार किया जा रहा है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं मेरे बच्चों? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। कोई भी सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट का मतलब जो कार्य करे, जो व्यक्ति कार्य करे वो सब्जेक्ट है। जैसे व्यक्ति वस्तु कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने पढ़ाया, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो समझ में आए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, तो भी बताते हैं हम। और दूसरी चीज, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए और वीडियो पूरा देखिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर नई चीजें मिलेंगी। ठीक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। बाकी और किसी भी टेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं होता है। ठीक है बच्चों। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। समझ में आया? अन्य शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा सोहन दिल्ली गया, सोहन दिल्ली गया। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आप जो आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, उस क्रिया है, उसमें प्रश्न करिए कौन गया, तो आपको सब्जेक्ट तुरंत मिल जाएगा, सोहन गया। क्या मिल जाएगा? सोहन। तो सोहन आपका सब्जेक्ट है। सोहन क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है। अब देखिए मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, गो, बेंट, गॉन, गोइंग और गॉन, सॉरी गोज। ये जो गोज शब्द है इसको B5 कहते हैं। B5 हमेशा कहाँ यूज होता है बताइए? B5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। B2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं उसमें B4 यूज होता है। क्या होता है? B4। जितने भी परफेक्ट हैं उसमें B3 यूज होता है। समझ में आया? इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड। फर्स्ट भी होता है मगर निगेटिव में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होता है। तो ये वर्ब्स की जो फॉर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको रट डालिए, मेहनत करिए। अगर मेहनत नहीं करेंगे ना तो कुछ होने वाला नहीं। आप सोचिए 5 मिनट पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है बेटा। अगर आप हाई स्कूल में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, 8th में हैं, 6th 7th, जिस क्लास में 5 में हैं तो 4 घंटा डेली पढ़िए, 9 में है तो 5 से 6 घंटा पर डे पढ़िए रोज। समझ में आया?
ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए तो हो गया। आधा घंटा 20 मिनट की पढ़ाई जो बच्चे करते हैं, आप सोचिए, ईमानदारी से सोचिए कि आप कितना पढ़ते हैं पर डे। अगर 1 घंटा पर डे पढ़ते हो तो कोई मतलब नहीं। हर सब्जेक्ट को 1 घंटा पढ़िए। जीवन में कुछ पाना है ना, तो नींद त्याग दीजिए। सोइए, मैं नहीं कर रहा सोइए ना, सोइए ही नहीं। नींद त्यागने का मतलब जाग करके पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। अभी आपकी उम्र है पढ़ने की, पढ़ लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अन्यथा जिंदगी भर ठोकरें खाएंगे। सोहन सब्जेक्ट हो गया। वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे वेंट। क्या लिखेंगे? वेंट। दिल्ली टू दिल्ली। सोहन वेंट टू दिल्ली। अब आप कहेंगे सर जी टू तो आपने स्ट्रक्चर में लिखाया नहीं, टू यहां पर कैसे आ गया? टू प्रीपोजिशन है बेटा। अगर आप प्रीपोजिशन पढ़े होंगे तो वहां पे सीखेंगे कि टू कैसे लिख देते हैं। समझ में आया? दूसरा वाक्य में लिखता हूं बारिश हुई। क्या लिखा मैंने? बारिश हुई। देखिए, जब मौसम का जिक्र करना हो तो सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इट का। अब बारिश होना का रेन होता है। अगर आपको पता है कि रेन फर्स्ट फॉर्म है, रेन्ड सेकेंड फॉर्म है, और रेन्ड यही भी थर्ड फॉर्म है, और रेनिंग फोर्थ फॉर्म है, और रेन्स फिफ्थ फॉर्म है, तो आप जान जाएंगे कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज करना है वर्ब का। सेकेंड फॉर्म तो लिखेंगे रेन्ड। इट रेन्ड। बारिश हुई, इट रेन्ड। समझ में आया? मैंने आपको पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया या पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया या पढ़ाया था। अब एक ही कार्य के पूर्ण होने का बोध हो रहा है बीते समय में, तो पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट देखिए मैंने, तो आई। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? आई। टीच मीन्स पढ़ाना होता है, और रीड मीन्स पढ़ना होता है। ये दोनों की इंग्लिश है। रीड मीन्स पढ़ना और टीच मीन्स पढ़ाना। समझ में आया? तो मैंने आपको पढ़ाया था, आई। टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट लिखो बेटा। क्या लिखो? टॉट। आई टॉट। अब यू मीन्स आपको। यू मीन्स आपको। आई टॉट बहुत ही आसान है। आई टॉट मैंने पढ़ाया। आई रेड मैंने पढ़ा। आई रोट मैंने लिखा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म बन गया पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। समझ में आया? आगे देखिए, इसको मिटा देते हैं। आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए बेटा, और एक एक चीजों को लिखिए। एक एक चीजों को लिखिए। आप टेंस करना सीख जाएंगे। टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। यदि आपको टेंस नहीं पता ना, तो आप देखते हैं कोई अंग्रेजी बोल रहा है, यू सी एनीबडी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। कोई व्यक्ति अंग्रेजी में बात कर रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, आप आश्चर्य होते हैं, ये तो इसको अंग्रेजी आती है, मुझे नहीं आता। अरे उसने मेहनत किया है तो उसे आ रहा है। आप भी मेहनत करो, आप भी आएगा, उससे अच्छी आएगी। उससे अच्छी इंग्लिश बोलोगे एक दिन, मगर पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस और भी एग्जाम्पल देखते हैं कि निगेटिव की तरफ पढ़े। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, उसके पश्चात निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। सुरेश ने उसकी घड़ी चुरा ली या चुराई थी। समझ में आया? अब देखिए, सब्जेक्ट आपका सुरेश है तो सुरेश लिख दीजिए, SURESH। चुराना की अंग्रेजी स्टील होता है, STEAL। इसका सेकेंड फॉर्म स्टोल। सेकेंड फॉर्म क्या होता है बेटा? स्टोल। तो लिखेंगे सुरेश स्टोल। क्या लिखेंगे? सुरेश स्टोल। उसकी घड़ी हिज। क्या लिखेंगे? हिज वॉच। हिज वॉच। सुरेश स्टोल हिज वॉच। सुरेश ने उसकी घड़ी चुराई।
दूसरा वाक्य लिखते हैं, वह आज या कल स्कूल गए थे। वह कल स्कूल गए थे। ठीक है, तो लिखेंगे दे वेंट टू स्कूल। अब यहां पे कल की अंग्रेजी टुमारो नहीं लिखना, टुमारो फ्यूचर टाइम का बोध कराएगा। एस्टरडे क्या लिखेंगे? एस्टरडे। दे वेंट टू स्कूल एस्टरडे। उसकी माताजी ने खाना बनाया। उसकी माताजी ने खाना बनाया। ठीक है, तो लिखेंगे हिज या हर, दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि कंफर्म नहीं किस बच्चे, लड़का की बात हो रहा है कि लड़की की बात हो रही है। हिज या हर मदर कुकड फूड। कुकड फूड। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। मिटा देते हैं। कमेंट में आप जरूर बताइएगा बच्चों कि आपको वीडियो कैसा लगा। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे किसी बात को नकार दिया जाए, अस्वीकार कर दिया जाए। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैंने नहीं पढ़ाया, उसने खाना नहीं खाया, बच्चे स्कूल नहीं गए, ये सब निगेटिव सेंटेंस है। ये सब कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, देखिए इसमें कभी नहीं शब्द आएगा। जैसे वह स्कूल कभी नहीं गया, वह स्कूल कभी नहीं गया। यदि नॉट लिखा जाए, ठीक है, क्या लिखा जाए? नॉट, यानी कि नहीं शब्द आए हिंदी में। कौन सा शब्द आए? नहीं। तो सब्जेक्ट के बाद लिखिए डिड। डिड इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है बच्चों। डिड क्या है? इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आया? सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड लिखेंगे, इसके पश्चात नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नॉट। उसके पश्चात मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर डिड आता है तो फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर अदर वर्ड लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट के पश्चात क्या लिख देते हैं? अदर वर्ड। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह स्कूल नहीं जाता था। वह स्कूल नहीं जाता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट ही, उसके पश्चात डिड। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा चाहे प्लूरल रहेगा, आप डिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिड। ही डिड, उसके पश्चात नॉट लिखते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। अगर यही सेंटेंस लिखा हुआ स्कूल नहीं गया या नहीं गया था तो भी यही अनुवाद होगा। वह स्कूल नहीं गया था, या वह स्कूल नहीं गया तो भी अंग्रेजी ही डिड नॉट गो टू स्कूल ही लिखेंगे। दूसरा वाक्य लिखते हैं, तुमने आज खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाया। तुमने आज खाना नहीं खाया तो लिखेंगे यू डिड नॉट ईट फूड। यू डिड नॉट ईट फूड। तुमने आज खाना नहीं, आज नहीं नहाया। वह आज नहीं नहाया। He did not bath today. He did not bath today. ठीक है,
ये आपका निगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट शब्द लिखा जाए। अब यही नेबर शब्द आए, कौन सा शब्द आए? नेबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। आप एक नोट्स बना लीजिए और टेंस वाइज नोट्स आप उसमें लिख लीजिए, ठीक है। लिखने से पढ़ने से ही आएगा बेटा, केवल आप देखेंगे तो उतना नहीं सीख पाएंगे, लिखेंगे भी, देखेंगे भी, सुनेंगे भी, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें आप एडॉप्ट करोगे। निगेटिव सेंटेंस यदि कभी नहीं शब्द हिंदी वाक्य में आपका कभी नहीं आएगा, इंग्लिश में नेवर आएगा। कभी नहीं शब्द आए तो हम B1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ब का, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होगा, ना कि सेकेंड फॉर्म। तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिएगा। अब डिड भी नहीं आएगा इसमें, डिड आपका नहीं आएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेबर आएगा। क्या आएगा? नेबर। उसके पश्चात मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर अदर वर्ड आएगा। जैसे वह दिल्ली नहीं कभी नहीं गए थे, वह दिल्ली कभी नहीं गए थे, ठीक है। सब्जेक्ट यहां पे वह है तो लिखेंगे दे। क्या लिखेंगे? दे नेवर, सॉरी नेवर है तो B2 आएगा, B1 नहीं आएगा। डिड होता तो B1। दे नेवर वेंट टू दिल्ली, दे नेवर वेंट टू, वह दिल्ली कभी नहीं गए थे, दे नेवर वेंट टू दिल्ली। चिड़िया आसमान में नहीं उड़ती थी, चिड़िया आसमान में नहीं उड़ती थी, तो लिखेंगे द बर्ड डिड नॉट, डिड, अब कभी नहीं, इसमें कभी नहीं जोड़ देते, कभी नहीं उड़ती थी, तो डिड नॉट हटाएंगे, नेवर लिखेंगे, द वर्ड नेवर। अब यहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म फ्लू इन द स्काई, द बर्ड नेवर फ्लू इन द स्काई। मैं बच्चों को कभी नहीं पढ़ाता था, मैं बच्चों को कभी नहीं पढ़ाता था। अब देखिए कभी नहीं शब्द की अंग्रेजी नेवर, आई नेवर टॉट, नेवर आ गया तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, आई नेवर टॉट द चिल्ड्रेन। तो ये हो गया नेवर वाला, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, अपने हित मित्र को शेयर कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।